वेलकम बैक गाइस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका मोटिवेटर, है ना। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? लर्निंग एंड लर्निंग कर्व्स। तो आइए जानते हैं लर्निंग और लर्निंग कर्व्स क्या होते हैं। लर्निंग हमारी बेसिकली दो प्रकार की होती है। एक हमारी रोट लर्निंग एंड सेकेंड वन इज मीनिंगफुल लर्निंग। तो अब दोनों में अंतर क्या है वो जानेंगे। दोनों में अंतर क्या है वो जानेंगे। तो भाई रोट लर्निंग हमारी वो होती है जो हम रट करके सीखते हैं, है ना। मतलब कि हम किसी से अपनी डेली लाइफ से कंपेयर ना कर करके, मतलब डेली लाइफ से कंपेयर करेंगे या फिर हम उससे रिलेट करके सीखते हैं, तो वो होती है हमारी मीनिंगफुल लर्निंग, है ना। लेकिन जब हमें कुछ चीजें समझ नहीं आ रही होती तो हम क्या करते हैं, हमें उसका मतलब नहीं पता होता, हमें पता नहीं होता कि एक्चुअली में वो चीज क्या है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, रट लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे एग्जाम्स में वो चीज आ रही होती है ना। तो हम रोट लर्निंग कब करते हैं? अगर आपका इंटरेस्ट है किसी चीज में, है ना, अगर आपका किसी चीज में इंटरेस्ट है, आप इंटरनल मोटिवेटेड हैं उस चीज के लिए, तो आप क्या करते हैं, आपका इंटरेस्ट उसमें है तो आप ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट क्या है, मीनिंगफुल लर्निंग कर रहे होंगे। बहुत ही मतलब कि ना के बराबर ऐसी चीजें होंगी जो आपको रटनी पड़ रही होगी, है ना, रोट लर्निंग करनी पड़ रही होगी। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो ठीक है। लेकिन अगर सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, आपका मोटिवेशन क्या है, एक्सटर्नल है ना, आप रिजल्ट के लिए पढ़ रहे हैं ना, अच्छे मार्क्स लाने के लिए या फिर पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपका इंटरनल मोटिवेशन ना होकर के एक्सटर्नल मोटिवेशन है कि आप फेल ना हो जाए इसलिए आप पढ़ रहे हैं। तो आप क्या कर रहे होते हैं बेसिकली, मतलब कि इंटरनल मोटिवेशन नहीं होता तो आपकी चीजें याद नहीं होती, है ना। मीनिंगफुल लर्निंग वहां पर इतने अच्छे से काम नहीं कर पाती आपकी, है ना, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज में। तो आप वहां पर क्या करते हैं, रट करके ज्यादा सीखते हैं, उस पर ज्यादा तवज्जो देते हैं, ठीक है, रोट लर्निंग पर फिर, ठीक है। तो आपको समझ आया होगा मीनिंगफुल लर्निंग हमारी जो हम डेली लाइफ से कंपेयर करके जो चीजें सीखते हैं, और रोट लर्निंग हमारी जो हम रट कर सीखते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं लर्निंग क्या है हमारी। लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब लर्निंग क्या है हमारी, परमानेंट चेंज है हमारे बिहेवियर में, है ना। हमारे बिहेवियर में अगर टेम्परेरी चेंज आता है तो उसे हम लर्निंग नहीं कहते, क्योंकि भाई वो तो अभी है ना, टेम्परेरी चेंज है। किसी को देख करके आप अलग से बिहेव कर रहे हैं, है ना, आप मतलब कि अलग से ऊपर से दिखावा कर रहे हैं एक तरीके से, है ना। दिखावा करते हैं, किसी नए बंदे से मिलते हैं तो आप क्या करते हैं, दिखावा करते हैं। आप जो अंदर से है नहीं, कई बार आप वो अपना वो दिखाते हैं जो आप अंदर से नहीं है ना। बाकी लोगों के साथ आप अलग होते हैं, जब आप किसी नए बंदे से मिल रहे होते हैं तो आप अलग होते हैं, ठीक है। तो कई बार आप क्या करते हैं, जानबूझकर आपको उसको अच्छी साइड दिखाते हैं, किसी को हम खराब साइड दिखाते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, टेम्परेरी चेंज होता है, ठीक है। लेकिन हमारा परमानेंट चेंज किया है, परमानेंट जो बिहेवियर में चेंज आता है, हम किसी चीज से सीखते हैं, है ना। सपोज करो हम क्या करते हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना, क्रिकेटर है हमारे, तो वो क्या करते हैं, बैटिंग करते हैं, ठीक है। तो बैट्समैन के अगर एग्जांपल लेता हूं तो उसमें क्या है, वो बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके विकेट ज्यादा गिर गए, उनकी टीम के विकेट ज्यादा गिर गए हैं, है ना, तो वो क्या करेंगे, क्या वो अपना नॉर्मल गेम खेल पाएंगे, स्वाभाविक गेम खेल पाएंगे अपना? नहीं खेल पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उस वक्त विकेट ना गिरे, उसकी टीम मुसीबत में है तो अपना विकेट बचा करके खेलेंगे, है ना, अपना स्वाभाविक गेम को छोड़ करके वो डिफेंसिव गेम खेलेंगे, है ना। तो ये होता है हमारा क्या है, हम वक्त से सीखते हैं, है ना। मतलब कि हम सीख रहे हैं, वो हमारे बिहेवियर में चेंज आ रहा है, किससे? एक्सपीरियंस से। हमें प्रैक्टिस हो रही है, एक्सपीरियंस मिल रहा है ना, तभी तो हमें, जैसे देखते हैं ना भाई, नए 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 क्रिकेटर होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना स्वाभाविक गेम खेलते हैं, टीम के 5 विकेट गिरे हुए हैं, वो तब भी हिट करने जाते हैं बॉल को, ठीक है, और उसी चक्कर में विकेट दिए जाते हैं। तो यही चेंज आ रहा है। हमारे माही भाई क्यों इतने फेमस हैं, MS धोनी क्यों इतने फेमस हैं? क्योंकि वो सिचुएशन के हिसाब से खेलते थे, है ना, उनका आज भी इतना बड़ा नाम है इसी वजह से। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, उनके बिहेवियर में चेंज आ रहा है, किस तरीके से? प्रैक्टिस कर करके, है ना। वही चीज उसको एक्सपीरियंस में कन्वर्ट हो जाती है जब आप किसी चीज को प्रैक्टिस कर करके सीखते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, टेम्परेरी चेंज इन बिहेवियर इज नॉट कंसिडर एज लर्निंग। वही चीज मैंने आपको बोली कि ये भाई टेम्परेरी चेंज हमारा क्या है, भाई किसी के स्वभाव में टेम्परेरी चेंज आ रहा है, मतलब कुछ समय के लिए कुछ जो चेंज आ रहा है उसको हम लर्निंग नहीं कहते। जैसे कि आप थकान की वजह से, जैसे आप थक गए हैं, है ना, कहीं खेल कर आए हैं या फिर पढ़ते पढ़ते थक गए हैं, तो आपकी लर्निंग, है ना, आपका माइंड अच्छे से काम नहीं कर पाता, तो उसमें क्या होता है, उसको हम लर्निंग नहीं कहते, क्योंकि वो क्या है, हमारा थकान की वजह से, इलनेस की वजह से, आपके बीमार है तो आपका माइंड ढंग से काम नहीं करता, तो आपकी लर्निंग प्रॉपर नहीं हो पाती, ठीक है। इसको हम लर्निंग में कंसीडर नहीं करते, ठीक। तो अब क्या है हमारा, इंटरेस्ट, मोटिवेशन एंड एनवायरनमेंट प्ले अ क्रूशियल रोल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ठीक है।
भाई इंटरेस्ट अगर आपका नहीं होगा तो आप लर्निंग कर ही नहीं पाएंगे ना। आपका सेल्फ इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है ना। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तभी आप कुछ सीख पाएंगे, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। मोटिवेशन जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड है ना, आप अंदर से इंटरनल मोटिवेशन है आपका, तो आप कुछ भी चीज सीख सकते हैं। कोई दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको किसी चीज सीखने से रोक पाए, ठीक है। उसके बाद हमारा इन्वायरमेंट, जी हाँ बिल्कुल, इन्वायरमेंट आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। जिस ग्रुप में आप रहते हैं, जो आपके दोस्त हैं, आपका इन्वायरमेंट है, आपके सराउंडिंग्स, आपके पड़ोसी हैं, नेबरहुड है, सब कुछ हमारा क्या है, एनवायरनमेंट में आता है। तो आपके वो जैसे लोग हैं ना, बोलते हैं ना कि भाई हम किसी की पहचान कैसे कर सकते हैं, उसके दोस्तों से, है ना। अगर आपके दोस्त अच्छे नहीं है, बेकार हैं, तो लोग क्या करते हैं, उसी हिसाब से आपको जज कर लेते हैं कि भाई इसका ग्रुप ही बेकार है तो ये भी वैसा ही इंसान होगा, ठीक है। तो वही होता है कि दोस्तों से तुम्हारी परख हो जाती है। तो यही चीज है, एनवायरनमेंट हमारा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। भाई बोलते हैं ना, अगर तुम्हारे ग्रुप में 5 बिजनेसमैन है, तुम उसमें अकेले हो, निजो हो, निठल्ले हो, ठीक है, तो भाई अगला बिजनेसमैन तुम भी बनोगे, भले ही छोटा क्यों ना बनो, लेकिन तुम भी अगला बिजनेसमैन जरूर बनोगे, ठीक है। ये बात कही जाती है। तो अब आते हैं डेफिनेशंस पर। तो भाई अभी हम क्या करते हैं, लर्निंग की डेफिनेशन देखते हैं अलग अलग दृष्टिकोण से। मतलब कि गेट्स, जो हमारे गेट्स रहे हैं, उन्होंने क्या बोला है लर्निंग को, चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस, है ना। हमारे जो बिहेवियर में चेंज आता है, किसकी वजह से, एक्सपीरियंस की वजह से जो हमारे बिहेवियर में चेंज आता है, उसको लर्निंग बोला है किसने, गेट्स ने, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है, वुडवर्थ के हिसाब से लर्निंग क्या है, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड रेस्पॉन्सेज। भाई वुडवर्थ के हिसाब से क्या है लर्निंग, हमारा क्या है भाई, नई चीजों को हम एक्वायर कर रहे हैं, है ना, हम एक्वायर कर रहे हैं। हम किस चीज से एक्वायर करते हैं, एलएडी, लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस, ठीक है। ये हमारा काम करता है जब हम क्या करते हैं, चीजों को एक्वायर करते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो लैंग्वेज एक्वायर कर रहा होता है, ठीक है। तो वहां पर हमारा क्या काम करता है, एलएडी, लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस, ठीक है। तो यहां पर क्या है, हम चीजों को एक्वायर करते हैं, नई चीजों को एक्वायर कर रहे हैं, नॉलेज को एक्वायर कर रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम रेस्पॉन्स कर रहे हैं, है ना। हमारे पास नॉलेज है तो हम अच्छा एक बेहतर रेस्पॉन्स देंगे, ठीक है। कुछ भी चीजें हमारे सामने कोई भी सिचुएशन आएगी, अगर हमारे पास उस फील्ड की नॉलेज है तो हम बेहतर कर पाएंगे, बेहतर रेस्पॉन्स देंगे अपना, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन देखते हैं, क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो के हिसाब से लर्निंग को क्या है, लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एप्टीट्यूड। भाई उनके हिसाब से क्या है, लर्निंग हैबिट है ना, आपकी हैबिट, डेली लाइफ में आप क्या करते हैं वो आपकी हैबिट को दर्शाता है, तो वो एक लर्निंग है। उसके अलावा क्या है, हमारा नॉलेज है, ठीक है, एक्वायर ऑफ नॉलेज, जो उन्होंने ऊपर वुडवर्थ ने भी बोला, ठीक है, एंड एप्टीट्यूड। ये तीनों चीजें जब मिलती है, इन चीजों को एक्वायर करते हैं, तो हमारा उसको लर्निंग कहा है, ठीक है। तो अब आते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर। तो भाई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे इसकी, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी, लर्निंग इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल यानी कि भाई पूरे देश में, पूरे संसार में लर्निंग क्या है, लर्निंग हर एक व्यक्ति सीख रहा है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, है ना, कोई भी इंसान हो, बच्चा, बड़ा, बुजुर्ग, कोई भी हो, है ना, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे क्या जापान का, चाहे चाइना का, कहीं का भी बच्चा हो, वो क्या कर रहा है, लर्निंग कर रहा है। तो लर्निंग क्या है, हमारी यूनिवर्सल है, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, लर्निंग इज गोल ओरिएंटेड। बिल्कुल सही, क्या है, हमारी उद्देश्यपूर्ण है लर्निंग, क्या है, गोल ओरिएंटेड है। भाई जिस चीज में आपका गोल आप फिक्स कर लेते हैं, ठीक है, आपको सपोज करो क्रिकेटर बनना है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप गोल फिक्स कर लेते हैं, तो आप उस फील्ड में लर्निंग कर रहे हैं ना, आपका उद्देश्य जो है उस डायरेक्शन में अगर आप लर्निंग कर रहे हैं, तो आपकी लर्निंग क्या है, आपके हिसाब से सही है ना। अगर आप मान लो सपोज करो आप एग्जाम देने वाले हो एसएससी का, ठीक है, लेकिन आप पढ़ किसका रहे हो, टीचिंग लाइन का, तो भाई वो उसका उद्देश्य वो थोड़ी है ना, जो उसका कंटेंट है वही, उसी पर अगर आप काम कर रहे हो तो वो होता है हमारा गोल ओरिएंटेड, ठीक है। अगर आप फालतू की चीजें पढ़ते रहोगे, है ना, जो आपके एग्जाम में आनी नहीं है, वो चीजें पढ़ते रहोगे, तो आपका कुछ मतलब ही नहीं बनता, आपका गोल ही अचीव नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप जो पढ़ना चाहिए आप वो पढ़ ही नहीं पा रहे। इसीलिए तो आप मेरे पास आए हो, है ना, ताकि आपको जो चीजें एग्जाम में आनी है मैं आपको वो करा कर दूं, ठीक है। तो थर्ड वन है हमारा क्या, लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग। जी हाँ बिल्कुल सही, लर्निंग क्या है, हमारी लाइफ लॉन्ग है। भाई जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर जब तक इंसान की मृत्यु होती है, मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं वूम्ब टू टूम्ब चलती है लर्निंग, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, तो हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, लर्निंग इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस, ठीक है। लर्निंग क्या है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन है किसका, एक्सपीरियंस का। भाई लर्निंग से क्या होता है, हम जब प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज की तो हमें क्या मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है।
उसके बाद आता है हमारा लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस। भाई ये एक्टिव प्रोसेस है, जब इंसान एक्टिव रहता है, मतलब कि एक्टिव प्रोसेस है, ये हमारी हमेशा चलती रहती है। हम लर्निंग हमारी हमेशा एक्टिव रहती है, चाहे हम समाज में चल रहे हैं, है ना। अगर हम कुछ वैसे ही भी निकल जाते हैं, हमारे बाजार में निकल जाते हैं, गली में निकल जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ सीख ही रहे होते हैं हमेशा, है ना। तो हमारी ये एक्टिव रहती है हमेशा। उसके बाद हमारा क्या है, लर्निंग इज एन इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस। ठीक है, इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस मतलब कि हमारा इसमें क्या क्या आ जाएगा, हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा, हमारा एप्टीट्यूड आ जाएगा, और हमारा थर्ड क्या है, थर्ड हमारा क्या है, एटीट्यूड। ये भी हमारा इसी पॉइंट में आ जाएगा, एटीट्यूड। ठीक है, ये तीनों बातें हमारी इसी पॉइंट में आ जाएंगी। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या रहने वाला है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट। भाई इसमें क्या करते हो आप, एडजस्ट करते हो, है ना। एक प्रोसेस है जिसमें आप एडजस्ट करते हो। ठीक है, उसके बाद है लर्निंग इज ग्रेजुअल। भाई लर्निंग क्या है, ग्रेजुअल है, धीरे धीरे आती है ना। आपका एग्जाम है तो आप बैच को एक दिन पहले, एक हफ्ते पहले क्यों नहीं पढ़ते, है ना। आप बैच लेते हो 6 महीने पहले, 12 महीने पहले, 1 साल पहले, है ना। क्यों, क्योंकि आप किसी भी चीज को एकदम से नहीं कर पाते। लर्निंग क्या है, ग्रेजुअली आती है, धीरे धीरे आती है ना। मतलब कि एक दिन में अगर मैं आपको सारी चीजें करा भी दूं तो आप नहीं सीख पाएंगे, वो आपकी सारी चीजें आपके दिमाग में नहीं टिकेगी। तभी तो जो एक बच्चा है जो रेगुलर पढ़ता है उसका रिजल्ट अच्छा आता है एग्जाम्स में, है ना। वो अच्छा परफॉर्म कर पाता है। जो इंसान एक ही दिन में पढ़ता है, भले ही वो सारा क्यों ना पढ़ ले, है ना, लेकिन उसमें सारी चीजें दिमाग में नहीं टिक पाती, तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाता। ठीक है, इसीलिए है कि लर्निंग धीरे धीरे आती है। ऑल चिल्ड्रन आर क्यूरियस, क्रिएटिव एंड हैव एन इनेट पोटेंशियल टू लर्न। भाई हर एक अच्छा बच्चा क्या है, जिज्ञासु है ना, क्यूरियस है। हर एक बच्चा जिज्ञासु है, उस पे इनेट है ना, क्या है, इनेट पोटेंशियल है। भाई उसकी आंतरिक क्षमता है ना, अंदर से हर एक बच्चे में आंतरिक क्षमता है। तो वो क्या, सीखने की हर इंसान में आंतरिक क्षमता है। और हर एक बच्चे क्या है, क्रिएटिव होता है। भाई एक हमारे बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति रहे हैं, उन्होंने क्या बोला था, भाई मुझे कोई से भी बच्चे दे दो, मतलब कि दूध पीते बच्चे दे दो, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, कोई भी दे दो, मैं उनको कैसा भी बना सकता हूं, है ना। उन्होंने क्या करा था, एक एक्सपेरिमेंट करा था कि भाई खिलौनों से डर पैदा कर दिया था। एक इंसान के, एक बच्चे के दिमाग में खिलौने से, सॉफ्ट टॉय से डर पैदा कर दिया था। मतलब कि जब क्या करता था, बच्चा जैसे ही उसको छूने की कोशिश करता था तो पीछे से भयानक म्यूजिक चला देते, वो एक ड्रावना से आवाज निकालते थे। तो उससे क्या हुआ, उस बच्चे के दिल में सॉफ्ट टॉय के प्रति भय पैदा हो गया, है ना, डर पैदा हो गया। फिर बाद में उसको चेंज करा गया, उसके दिल से मतलब कि डर थोड़ा धीरे धीरे करके निकाल दिया सॉफ्ट टॉय के प्रति। ठीक है, तो यही चीजें हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे लर्निंग स्टाइल्स। तो लर्निंग स्टाइल्स हमारी कितनी तरीके की होती है ना, हम किस किस तरीके से सीख रहे होते हैं बच्चे, है ना। लर्निंग स्टाइल्स में हमारा फर्स्ट क्या है, हमारा विजुअल। विजुअल में क्या है, आप चार्ट से पढ़ा सकते हैं बच्चों को। विजुअल क्या होता है, बेसिकली जो चीजें हम देख करके सीखते हैं, है ना। तो आप बच्चों को चार्ट से पढ़ा सकते हो, फ्लो चार्ट से पढ़ा सकते हो, मैप के थ्रू पढ़ा सकते हो। ऐसी बहुत सारी तरीके हैं, बहुत सारी मेथड है ना, बहुत सारे टीचिंग एड है जो हमारे विजुअल एड्स में आते हैं। विजुअल मतलब जो हम देख के सीखते हैं, है ना। और उसके बाद हमारा आता है सेकंड क्या है, ऑडिटरी। ऑडिटरी, तो ऑडिटरी में क्या होता है, ऑडिटरी में क्या होता है, बच्चा सुन करके सीख रहा है ना। ऑडिटरी में मतलब कि एक ऑडियो है ना। ऑडिटरी ऑडियो से बना है, ऑडिटरी। ठीक है, तो ऑडियो है हमारी जो आवाज है। ठीक है, अगर बच्चा सपोज करो ब्लाइंड है ना, उसमें क्या है, मतलब कि बच्चा देख नहीं सकता, तो वो क्या करता है, सुन करके सीखता है। उनके लिए हम कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं, ऑडिटरी टेक्निक का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड वन हमारा क्या है, साइकोमोटर। साइकोमोटर, तो भाई साइकोमोटर क्या है, आखिर ये साइकोमोटर होता क्या है। जब बच्चे को हम एक्टिवली परफॉर्म करवाते हैं, किस तरीके से, एक्टिविटी करके, है ना। जब बच्चा एक्टिविटी कर करके सीखता है तो वो हमारा किस में आ जाता है, साइकोमोटर, मतलब कि खुद से करके सीख रहा है वो। ठीक है, एक्टिविटी कर करके सीखता है। तो अगर हम बात करी जाए तो हम सबसे ज्यादा किस पर, 65% हमारा विजुअल, 65% हमारा विजुअल का तरीका यूज होता है ना, जो हम देख करके सीखते हैं। अभी आप क्या कर रहे हो, देखकर और सुनकर दोनों से सीख रहे हो, है ना। अभी मैं कौन कौन सी एक्टिविटी यूज करवा रहा हूं आपसे, मैं विजुअल, आप देख रहे हो बोर्ड पे, है ना।
उसके अलावा ऑडिटरी, आप सुन रहे हो, दोनों चीजें करके सीख रहे हो। और हाँ, साइकोमोटर, जब आप चीजों की प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना, है ना, इन क्वेश्चंस के सेट पे सेट लगा रहे होंगे, मैं आपको पूरी यूनिट करा चुका हूँ फर्स्ट और सेकंड, जब उनके आप क्वेश्चंस उठाएंगे, सेट पे सेट लगाएंगे, है ना, पुराने प्रीवियस ईयर सेट लगाएंगे, तो वो क्या है, आपकी प्रैक्टिस होगी, आपकी खुद की एक्टिविटी होगी, तो वो हमारा एक तरह से साइकोमोटर में आ जाएगा। तो आप सारी चीजें जब करते हैं, सारी चीजें परफॉर्म करते हैं, उसके बाद एक बेहतर रिजल्ट पाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा ऑडिटरी आता है 30 से 35%, इस तरीके का यूज होता है। उसके बाद आता है हमारा एक्टिविटी का, जो कि हमारा सिर्फ 5% है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके बाद 3 तरीके होते हैं किसके, लर्निंग के। भाई एक फॉर्मल लर्निंग होती है हमारी, क्या है, फॉर्मल लर्निंग। तो फॉर्मल लर्निंग क्या होती है हमारी, वो जानेंगे। उसके अलावा क्या जाएंगे हमारे, क्या, इनफॉर्मल लर्निंग। ठीक है, इनफॉर्मल लर्निंग क्या होती है वो भी हम सीखेंगे। और उसके अलावा हम क्या सीखेंगे, नॉन फॉर्मल लर्निंग। नॉन फॉर्मल लर्निंग, तो ये तीनों बातों को हम सीखते हैं। ठीक है, भाई फॉर्मल लर्निंग हमारी वो होती है जो हम एक रेगुलर बेस पे सीखते हैं ना, रेगुलर सिस्टम, मतलब कि रेगुलर बेस पे सीखते हैं, जो आप स्कूल में जाकर के सीखते हैं ना, डेली जा रहे हैं आप, रेगुलर हैं स्कूल में, है ना, तो वो क्या है, हमारा रेगुलर सिस्टम पे सीख रहे हैं, फॉर्मल लर्निंग है ना। उसके बाद हमारी इनफॉर्मल लर्निंग होती है कि भाई आप कहीं से भी सीख रहे हैं, है ना, कहीं भी जा रहे हैं आप, सीख रहे हैं, कहीं से भी सीख रहे हैं, सोसाइटी से सीख रहे हैं, गली में निकल गए आप, वहां से कुछ सीख रहे हैं, मार्केट में निकल गए वहां सीख रहे हैं, भाई आपने जिम ज्वाइन करी, वहां पर अलग एनवायरमेंट है, वहां से कुछ सीख रहे हैं, लाइब्रेरी से भी आप कुछ सीखते हैं, भले ही आप वहां पर सारे व्यक्ति चुप रहते हो, लेकिन वहां से भी आप सीखते हैं कि भाई लाइब्रेरी में चुप रहते हैं ना, वो एक माहौल तैयार होता है पढ़ने का। उसके अलावा एक और बात है ना, कि भाई आपका आर्मी में सिलेक्शन हो गया, तो वहां पर जाकर भी आप कुछ नई चीज सीख रहे होंगे। अब उसके बाद देखते हैं हम क्या, नॉन फॉर्मल लर्निंग। नॉन फॉर्मल लर्निंग क्या होती है हमारी, ओपन स्कूल। ओपन स्कूल में जो है ना, बच्चे एसओएल से, सोल्स जो डीयू का एसओएल है, वहां से बच्चे सीखते हैं। और उसके अलावा हमारा इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है, इग्नू, वहां से बच्चे पढ़ते हैं। तो ये क्या है, हमारा ओपन लर्निंग, मतलब नॉन फॉर्मल लर्निंग में आता है ये चीज। ठीक है, अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो देखिए लर्निंग क्या है हमारी, ट्रांसफरेबल है। भाई हमने सीखा, अब आप क्या करेंगे, मुझसे सीखेंगे, फिर आप किसी और को सिखाएंगे, है ना, आपने मुझसे सीखा, फिर आपने किसी और को सिखाया, मतलब लर्निंग क्या है, ट्रांसफरेबल है, मुझसे आप तक जा रही है, आपसे किसी और तक जाएगी, तो ये क्या है, ट्रांसफरेबल है। और लर्निंग क्या है हमारी, 3 तरह की होती है, पॉजिटिव लर्निंग, नेगेटिव लर्निंग और जीरो। ये तीनों तरह की लर्निंग हम कहां पढ़ेंगे, जब मैं आपको थॉर्नडाइक की थ्योरी कराऊंगा, है ना, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये हम वहां पर डिस्कस करेंगे जब हम थॉर्नडाइक की थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, लर्निंग इज अ सोशल एक्टिविटी। ये हमारी क्या है, सोशल एक्टिविटी है। किसने बोला, ये वाइगोट्स्की ने बोला। ठीक है, ग्रुप स्टडी जब हम करते हैं, कोऑपरेशन करते हैं, ये स्टाइल, ये हमारा सारी चीज क्या होता है, सोशल एक्टिविटी होती है हमारी, है ना, ये सारी चीज क्या है, लर्निंग है वाइगोट्स्की के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, लर्निंग शुड बी मीनिंगफुल। लर्निंग हमारी क्या है, मीनिंगफुल होनी चाहिए, है ना, हमें किस पर फोकस करना चाहिए, मीनिंगफुल लर्निंग पर फोकस करना चाहिए, मतलब कि हमें डेली लाइफ से रिलेट कर करके हर चीजों को सीखना चाहिए, ताकि वो हमें लाइफ लॉन्ग याद रहे, है ना, एक लंबे समय तक याद रह पाए चीजें, है ना। उसके बाद हमारे 2 फैक्टर्स आते हैं जो अफेक्ट करते हैं लर्निंग को, उनको जानते हैं। भाई हमारे 2 फैक्टर हैं जो हमें अफेक्ट करते हैं लर्निंग को। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं भाई, एक हमारा पर्सनल फैक्टर हो गया और एक हमारा एनवायरमेंट फैक्टर हो गया, है ना। एक हमारा इंडिविजुअल दृष्टिकोण से फैक्टर जो हमें लर्निंग को प्रभावित करता है, उसके अलावा एक एनवायरमेंट फैक्टर जो एनवायरमेंट हमारी लर्निंग को प्रभावित करता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स। ठीक है, पर्सनल फैक्टर्स जिसे हम बोलते हैं। तो हमारा क्या है, इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा मोटिवेशन। भाई मोटिवेशन, हम मोटिवेटेड बच्चा कब होता है, जब उसको आवश्यकता होती है, नीड होती है ना, किसी भी चीज को। भाई आप इंटरनल अभी मोटिवेटेड हैं तो आपको आवश्यकता होगी, आप जिज्ञासु होंगे, है ना, आपको इच्छुक होगी कि आप ये चीज सीखे, है ना। एक बुक है, सपोज करो, एक आपको बुक के बारे में जानना है, आपको इस पेन मार्कर के बारे में ही जानना है कि भाई किसने बनाया, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, आप जिज्ञासु हैं, आप जानना चाहते हैं। ठीक है, तो आप क्या है, इंटरनल मोटिवेटेड, आप खुद से जानना चाहते हैं कि भाई ये बना है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, है ना। तो आपकी नीड पर डिपेंड करती है क्या, मोटिवेशन। उसके अलावा एज, है ना, एज भी मैटर करती है हमारी
लर्निंग में। उसके बाद हमारी मैच्योरिटी यानी परिपक्वता, ठीक है, मैच्योरिटी, आप कितने मैच्योर हैं लर्निंग को लेकर के। भाई अगर इंसान क्या है, मैच्योर होगा तो अच्छी लर्निंग कर पाता है, क्योंकि वो पहले से ही मैच्योर है। मैच्योरिटी कैसे आती है, धीरे धीरे आती है, मतलब जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं तो समय के अकॉर्डिंग आती है। कोई आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं ला सकता, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, वो आपको समय के साथ ही आएगी। उसके बाद हमारी इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस यानी आपका कॉग्निटिव लेवल क्या है ना, आपका दिमाग, आपका IQ, है ना, ये सारी बातें क्या है, इंटेलिजेंस, मतलब कॉग्निटिव लेवल में आता है। उसके बाद हमारा एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड क्या है, हमारा स्किल एक्वायर करने की क्षमता। एप्टीट्यूड क्या होता है, हमारा किसी भी स्किल को एक्वायर करने की क्षमता। भाई आप विराट कोहली को देखते हैं आज परफॉर्म करते हुए, ठीक है, तो उसकी स्किल्स को आप कितना बेहतर तरीके से एक्वायर कर रहे हैं, है ना। बहुत, जैसे विराट कोहली रहे हैं हमारे, वो किसके फैन थे, सचिन तेंदुलकर के, ठीक है, जिसको हम गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं, किसको, सचिन तेंदुलकर को, उनके बहुत बड़े फैन थे। तो उनसे वो कितना हद तक प्रभावित हुए, मतलब कि कितनी अच्छी तरीके से उनकी चीजें, उनका स्ट्रेट ड्राइव, कवर ड्राइव, है ना, उनका कवर ड्राइव बहुत फेमस है। तो ये मतलब स्किल्स कितनी बेहतर उनसे एक्वायर कर पाए, वो चीज होती है हमारी एप्टीट्यूड। उसके बाद आता है हमारा फटीग। फैटिक क्या होता है, हमारे थकान। थकान में अगर बच्चा है तो आप लर्निंग नहीं कर पाएगा। अगर बच्चा थका हुआ है तो लर्निंग उसकी प्रभावित होगी। उसके बाद हमारा फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ में अगर मैं बात करता हूं तो भाई अगर कोई इंसान बीमार है ना, किसी को बुखार है या कुछ भी XYZ कुछ भी दिक्कत है, तो उसकी लर्निंग वहां भी प्रभावित होती है, ठीक है। जब इंसान एक हेल्दी माइंडसेट से पढ़ता है तो उसका रिजल्ट, उसका रेस्पॉन्स एक अलग दर्जे पर होता है। लेकिन जब बच्चा बीमार होता है तो उसमें एनर्जी इतनी नहीं होती, है ना, तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, अच्छी तरीके से नहीं सीख पाएगा। उसके बाद आता है हमारा इंटरेस्ट, जो मैं आपको बता चुका हूँ। बच्चा इंटरेस्टेड है तो आसानी से सीख सकता है। कोई भी दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो उसे सीखने से रोक पाए। लेकिन अगर बच्चा इंटरेस्टेड ही नहीं है तो कोई भी दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो उसको सिखा पाए, है ना। अगर वो इंटरेस्ट लाना पड़ेगा, अगर बच्चा नहीं सीखना चाहता तो उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, है ना, तभी उसको हम कुछ चीज सिखा सकते हैं। तो सबसे पहले उसमें इंटरेस्ट डेवलप करो, अगर कोई बच्चा नहीं सीख पा रहा है। उसके बाद हमारा क्या आता है, एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या है, हमारा व्यू पॉइंट्स। एटीट्यूड क्या, किस पर बेस है, हमारा व्यू पॉइंट्स, हमारा किसी चीज को देखने का दृष्टिकोण क्या है ना। उसके बाद हमारे सेल्फ बिलीफ्स। सेल्फ बिलीफ्स क्या कहते हैं, वो हमारा एटीट्यूड में आ जाता है। मतलब कि बिलीफ्स क्या है, आप क्या मानते हैं, किसी के प्रति आपकी क्या राय है ना, आप क्या मानते हैं, वो हमारे सेल्फ बिलीफ्स होते हैं। उसके बाद हमारे वैल्यूज, किस चीज की आपकी लाइफ में कितनी वैल्यूज है ना। एटीट्यूड आपका उस पर बेस करता है। मतलब 3 पॉइंट होते हैं एटीट्यूड में, व्यू पॉइंट, आपका सेल्फ बिलीफ और वैल्यूज। ये तीनों चीजें आपकी मैटर करती हैं एक बेहतर लर्निंग को। उसके बाद आपका विलिंगनेस टू लर्न, उसके अलावा एस्पिरेशन लेवल, ये सारी चीजें आपकी प्रभावित करती हैं। क्या ये सारे फैक्टर्स क्या हैं, आपके पर्सनल फैक्टर्स हैं, है ना, जो आपके इंडिविजुअल के तौर पर जो फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। एक इंसान, मतलब कि अगर मैं हूं ना तो मैं अपने खुद के उस पर जो फैक्टर्स हैं मुझ पे क्या अफेक्टेड हुए हैं, है ना, कौन कौन से फैक्टर मेरी लर्निंग को अफेक्ट करेंगे, वो सारे फैक्टर्स हमने पढ़ लिए। अब जो है एनवायरनमेंट, है ना, सोसाइटी हो गई, नेबरहुड हो गया, हमारा जो एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं वो हमारी लर्निंग को प्रभावित कैसे कर सकते हैं, उनको जानते हैं। देखिएगा फैक्टर्स रिलेटेड, वो टीचर रिलेटेड फैक्टर्स, है ना भाई, जो टीचर हैं उनसे रिलेटेड फैक्टर्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कहता है, टीचर लर्निंग एक्टिविटीज। ठीक है, टीचर लर्निंग एक्टिविटीज की भाई क्लासरूम जो है आपका टीचर सेंटर्ड है कि स्टूडेंट सेंटर्ड है ना। मतलब कि टीचर ज्यादा हिस्सा लेता है, मतलब कि जैसे कि अब एक क्लासरूम है उसमें टीचर ही बोले जा रहा है, बच्चे एक्टिविटी नहीं कर रहे, मतलब बच्चे पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं उसमें, है ना। खाली टीचर आता है, लेक्चर देता है, चला जाता है, बच्चे इन्वॉल्व ही नहीं होते, उनसे क्वेश्चनिंग ही नहीं करते, मतलब पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते। तो वो क्या है, आपका टीचर सेंटर्ड हो जाता है। लेकिन चिल्ड्रन सेंटर्ड क्या होता है, जब बच्चा खुद से एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। जब बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, चिल्ड्रन सेंटर्ड होना चाहिए हमारा क्लासरूम, क्योंकि जब बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है तो वो बेहतर सीख पाता है ना। क्वेश्चनिंग करेगा, उसके दिमाग में तरह तरह के क्वेश्चन आएंगे, वो टीचर से क्वेश्चन पूछेगा तो आपके मतलब उनके डाउट्स क्लियर होंगे, है ना। तो एक अच्छे
तरीके से उसको लाइफ को एक डायरेक्शन मिलेगा, तो उसको सारी चीजें पता चलेंगी कि हाँ ये चीज बेहतर होती है। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट एंड बिहेवियर। भाई अगर किसी टीचर को उस सब्जेक्ट की, उसे विषय वस्तु की नॉलेज ही नहीं है ना, उसकी खुद को ही उसको नहीं आता, तो आपको क्या ज्ञान देगा, है ना। मैं यहाँ पर खड़ा हूं, मैं आपको सीडी पे पढ़ा रहा हूं, अगर मुझे खुद को ही कुछ नहीं आएगा तो मैं आपको क्या सिखाऊंगा, है ना, कुछ भी नहीं भाई। तो सबसे पहले मुझे खुद को आना चाहिए, तभी मैं आप लोगों को सिखा पाऊंगा, ठीक है। ये होता है क्या, नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट एंड बिहेवियर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, टीचिंग मेथड एंड रीइंफोर्समेंट। भाई हमारे टीचिंग मेथड क्या क्या हो सकते हैं, मैं आपको लिख करके पढ़ा सकता हूँ, फ्लो चार्ट के हिसाब से पढ़ा सकता हूँ, है ना, बोल करके सिखा सकता हूँ, एक्टिविटी करके सिखा सकता हूँ। तो ये सारे हमारे क्या है, टीचिंग मेथड्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा और रीइंफोर्समेंट हमारा दो तरीके का होता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हम बच्चों को तब देते हैं जब हम चाहते हैं कि भाई ये व्यवहार उसका आगे भी हम उसका यही रेस्पॉन्स देखना चाहते हैं। जब बच्चा कोई अच्छा काम करता है, अच्छे मार्क्स लाता है, अच्छा रेस्पॉन्स देता है क्लास में, एक्टिविटी अच्छी करता है, कुछ XYZ कुछ भी चीज में अच्छा, अगर वो अच्छा कर रहा है, बेहतर कर रहा है, तो हम उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं, गुड, वेरी गुड, शाबाश, है ना। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमारे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को दर्शाते हैं। उसके अलावा हमारा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, भाई कोई बच्चा अगर फेल हो गया है ना, तो उसको हम पुअर लिखते हैं, उसके रिजल्ट में पुअर लिखते हैं। क्यों, ताकि क्योंकि हम नहीं चाहते बच्चा आगे भी इस व्यवहार को कंटिन्यू करे, है ना। हम चाहेंगे कि बच्चा आगे सीखे, जो उससे गलती अभी हुई है वो उसको गलती को आगे ना दोहराए, ठीक है। तो उसके लिए हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं। उसके बाद टीचर क्या है, भाई मैं जो टीचर हूं आपका, है ना, तो मैं क्या हूं, मैं आपका दोस्त भी हूं, है ना। जब आपको जरूरत पड़ेगी आप क्या, आपका मोटिवेटर भी बनूंगा, है ना। जब आपको जरूरत पड़ेगी आपका मोटिवेटर भी बनूंगा, आपका फिलोसोफर भी हूं, है ना। जब आपको मेरी जरूरत होगी मैं तब आपके साथ हूं, है ना। हर सिचुएशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, है ना, आपकी जिंदगी में कोई भी परेशानी हो, तो आप क्या कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको गाइड कर सकता हूं कि इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाए, ठीक है। तो टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, वो बहुत सारे रोल प्ले करता है। वो आपका फ्रेंड भी होता है, आपका दोस्त भी होता है, आपका मोटिवेटर भी होता है, फिलोसोफर भी होता है, गाइड भी करता है आपको। उसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट चीज। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, फैक्टर्स रिलेटेड टू कंटेंट। भाई कंटेंट यानी कि सिलेबस के हिसाब से जो आपके फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं किसको, कंटेंट को, सिलेबस के हिसाब से, है ना, कि भाई आपका उद्देश्य क्या है ना, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अगर उद्देश्य में आपका सिलेबस क्या है, आपके उसके अकॉर्डिंग है, उद्देश्यपूर्ण है, यानी कि जैसे आपका एनसीईआरटी बुक है तो आपको तो उनको पता है ना, वो आपका सिलेबस ही ऐसे इस तरह से डिजाइन हुआ है, उनको पता है कि किस क्लास का बच्चा, किस एज का बच्चे को हमें क्या सिखाना है ना, कैसी लैंग्वेज में प्रोवाइड करना है। तो उसमें लैंग्वेज उसके अकॉर्डिंग होती है। एक 6ठी क्लास का बच्चा उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज होगी, और एक 12वीं क्लास के बच्चे की लैंग्वेज, बुक की एनसीईआरटी की लैंग्वेज एक अलग होगी, है ना। तो बच्चों के एज के हिसाब से, उनके लेवल के हिसाब से लैंग्वेज लिखी जाती है हमारी एनसीईआरटी बुक्स में। तो ऑब्जेक्टिव वो उद्देश्यपूर्ण होती है। उसके बाद स्ट्रक्चर एंड नेचर। तो भाई स्ट्रक्चर और नेचर क्या है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मतलब कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है ना, आसान है, सरल है, या वैसे है। तो भाई नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, है ना, फैक्टर्स। उसके बाद स्ट्रक्चर और नेचर क्या है, भाई आपकी स्ट्रक्चर क्या है बुक का, नेचर क्या है ना। उसके बाद हमारा क्या है, इजी टू कॉम्प्लेक्स है, शेप और क्वांटिटी भी मैटर करती है। किसके लिए, फैक्टर्स जो हमारे क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं आपके सिलेबस को, कंटेंट को, ठीक है। इसमें क्या है, आपकी जो एनसीईआरटी बुक्स होती है तो उसमें क्या होता है, इजी टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं। आपके ये चैप्टर्स होते हैं ना, स्टार्टिंग के इजी होते हैं, जब आपकी कॉम्प्लेक्सिटी आती है, हो सकता है आपको जब टफ हो लग रहा हो और चीजें समझ में ना आए, तो आपका मतलब कि इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है कि भाई कुछ चीज समझ ही नहीं आ रही, तो आप वहां से पर आपकी लर्निंग रुक जाती है ना, स्टडी रुक जाती है। तो हमारी एनसीईआरटी जो बुक है वो एक अकॉर्डिंगली बनी हुई है, मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सिलेबस, एक पूरी बुक डिजाइन हुई है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसके अलावा शेप और क्वांटिटी मैटर करती है हमारी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं। तो भाई नेक्स्ट में हमारा क्या है, फैक्टर्स रिलेटेड विद द सिस्टम। तो सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें प्रभावित करते हैं सिस्टम के अकॉर्डिंग, आइए वो जानते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट, है ना।
सीटिंग अरेंजमेंट बच्चों की प्रॉपर होनी चाहिए। अगर क्लास में 20 बच्चे हैं तो उनके 20 बच्चों के लिए पूरा प्रॉपर मतलब सीटिंग अरेंजमेंट पूरा प्रॉपर होना चाहिए। हर एक बच्चे के लिए प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, है ना। ये ना हो कि भाई 20 बच्चों की तो क्लास है और आपके पास चेयर कितनी है या बेंच कितने हैं, 18, है ना। 2 बच्चे नीचे बैठ करके पढ़ रहे हैं या बाहर खड़े होकर के पढ़ रहे हैं, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, हाइट वाइज होना चाहिए, है ना, सीक्वेंस में होना चाहिए। भाई छोटा बच्चा आगे, उसकी थोड़ी हाइट बड़ी है तो वो पीछे बैठ सकता है ना। ऐसा ना हो कि बड़ा जिसकी हाइट बड़ी है वो उसको आगे बिठा दिया जाए और छोटे बच्चे को पीछे बिठा दिया जाए, तो उसको कुछ दिखेगा ही नहीं, उसकी लर्निंग प्रभावित होगी, है ना। तो एक प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। उसके बाद हमारा इन्वायरमेंट ऑफ स्कूल एंड फैमिली, ठीक है। हमारी स्कूल और फैमिली का क्या इन्वायरमेंट, वो भी बहुत मतलब बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। आपका इन्वायरमेंट, आपकी फैमिली, भाई आपकी फैमिली से सबसे पहला आपका किससे जुड़ते हैं, आपका जन्म होता है, आप किससे जुड़ते हैं, आपकी फैमिली से, है ना। तो आपकी फैमिली बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है आपकी लर्निंग में, है ना। तो आप फैमिली से क्या सीख रहे हैं, फैमिली ने आपको कितना सिखाया है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपको क्या क्या सिखाया है, अच्छी चीजें सिखाई हैं, है ना। बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, आप अपनी फैमिली से सीखते हैं, है ना। आपकी लैंग्वेज दिखाती है आपकी अपनी फैमिली से क्या सीखा, किस तरीके से व्यवहार करना, है ना। तो आपके पेरेंट्स वगैरह सब कुछ सिखाते हैं कि भाई हमें इनसे इस तरीके से बोलना चाहिए। तो आप सारी चीजें सीख रहे होते हैं सबसे पहले अपने फैमिली से, उसके बाद एनवायरनमेंट से, आपके नेबरहुड से, सराउंडिंग से, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड आता है भाई फैसिलिटी क्या है किसी की, सैटेलाइट एंड एयर, ठीक है। भाई क्लासरूम में मतलब सैटेलाइट आ रही है ना, रोशनी आ रही है, सूरज की रोशनी क्या क्लासरूम में आ रही है, ठीक है। एक सैटेलाइट चाहिए हमें। उसके अलावा हवा आ रही है ना, एयर आ रही है। ऐसी जगह हमारे क्लासरूम ना हो जहां पर सैटेलाइट और एयर ही ना आ पाए, है ना। मतलब कि बहुत ज्यादा बंद होता है ना, अंडरग्राउंड हो गया, वहां पर आपकी सैटेलाइट भी नहीं आएगी, एयर भी नहीं आएगी, तो ऐसा क्लासरूम हमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा क्लासरूम हो जहां पर एक प्रॉपर सैटेलाइट का प्रबंध हो और हमारी एयर का, हवा का भी प्रबंध हो। उसके बाद हमारा इक्विपमेंट एंड लेबोरेटरी अवेलेबल, ठीक है। हमारे जो इक्विपमेंट है और लेबोरेटरी अवेलेबल, मतलब कि केमिस्ट्री की लैब है, फिजिक्स की लैब है ना, बायोलॉजी की लैब होती है, तो ये सारी लैब हमारे स्कूल्स में प्रोवाइड होनी चाहिए ताकि बच्चे प्रैक्टिकल्स करके सारी चीजों को बेहतर तरीके से सीख पाए, ठीक है। क्योंकि सारी चीजें आप बोर्ड पर नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें होती हैं जो बच्चे एक्टिविटी कर करके ही सीखेंगे। भाई एक्सपेरिमेंट है, अगर आप ऐसे बताएंगे कि भाई इसको एक्सपेरिमेंट करके ऐसा हो जाएगा, इसको ब्लू लिटमस को उसमें डालेंगे पेपर में तो उसका कलर ऐसा हो जाएगा, तो ये अगर आप वैसे सिखा रहे हो तो उसकी लर्निंग इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। जब आप खुद से वो प्रैक्टिकल करके सीखता है तो वो चीजें ज्यादा लंबे समय तक बच्चे के। अब देखिएगा डोमेन्स ऑफ लर्निंग, डोमेन्स ऑफ लर्निंग में क्या क्या है हमारा, 3 तरीके के हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, कोग्निटिव डोमेन, है ना। कोग्निटिव आपको देखने से ही पता चल रहा है कि ये किससे संबंधित होगा, दिमाग से संबंधित होगा, है ना। किससे संबंधित होगा, ये दिमाग से संबंधित होगा, यानी कि हेड से संबंधित होगा। उसके बाद हमारा सेकंड क्या है, अफेक्टिव है, अफेक्शन। अफेक्शन क्या, अफेक्टिव क्या है हमारा, लव एंड अफेक्शन, है ना, लव एंड अफेक्शन। तो आपको समझ आ रहा है कि किससे संबंधित होगा, आपके हार्ट से संबंधित होगा, दिल से संबंधित होगा, है ना। तो यहां पर क्या आएगा, हार्ट। एंड थर्ड वन इज हमारा साइकोमोटर। साइकोमोटर आपको पता चल रहा है कि ये हमारा किससे संबंधित होगा, फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि हाथ और हैंड और लेग, मतलब कि बड़ी मसल्स हमारी जब काम करती है तो हमारा क्या होता है, फाइन मोटर और ग्रोस मोटर में आपको आगे सिखाऊंगा। अभी आप इसमें क्या होगा, आपका हैंड। इसको याद करने का तरीका है 3H, ठीक है। साइकोमोटर में क्या होगा, हैंड से संबंधित होगा, तो इनको याद करने का तरीका क्या है हमारा 3H। 3H से हम इन सारी चीजों को याद रखेंगे, ठीक है। आइए अब जानते हैं लर्निंग कर्व्स कैसे, कौन कौन से होते हैं हमारे, है ना। लर्निंग कर्व्स यानी कि हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती है ना, उसी को हम बोलते हैं लर्निंग कर्व्स, ठीक है। तो ये कैसे कैसे हो सकते हैं हमारा। फर्स्ट पॉइंट जैसे कि है कर्व ऑफ इक्वलिटेंस। भाई ये अगर हम रियल लाइफ में बात करें तो हमारी लर्निंग का कर्व इक्वलिटेंस पे पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं, ऐसा मतलब ऐसा वो नहीं हो सकता कि हमारी लर्निंग हमेशा ही इक्वल हो, है ना, हर मोमेंट पर इक्वल ही लर्निंग हो रही हो। ऐसा सिर्फ पेपर पे पॉसिबल है ना, ग्राफ पर पॉसिबल है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ना के बराबर, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड आता है पॉजिटिव एक्सीलरेशन और कॉनकेव कर्व, ठीक है। इसमें क्या होता है, ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ता है, यानी हमारी लर्निंग पहले कम हो रही होती है उसके बाद ज्यादा होने लगती है ना।
कम से ज्यादा की ओर, ठीक है, ग्राफ हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। उसके बाद हमारा थर्ड क्या है, नेगेटिव एक्सीलरेशन, मतलब कि आपकी लर्निंग पहले ज्यादा हो रही है, उसके बाद ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है तो वो लर्निंग वहां पर कम होगी, है ना। उसके बाद लास्ट हमारा क्या है, एस शेप्ड लर्निंग, एस शेप्ड कर्व, है ना। तो इसमें क्या होता है, लर्निंग कम होती है, फिर ज्यादा होती है, फिर कम होती है ना। तो एक पठार बनती है इसमें जहां पर लर्निंग रुक जाती है। ये सारी बातों को हम भी जानेंगे आगे, है ना, एक एक करके सारी बातों को जानेंगे। तो अब देखिए, व्हाट डज लर्निंग कर्व मीन, है ना। लर्निंग कर्व मीन क्या है ना, भाई है ये है क्या आखिर, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग, तो ये क्या है भाई, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो लर्निंग का रेट है ना, वो उसकी प्रोग्रेस क्या हो रही है, कम हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या होती है, हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, जिससे हमें समझ आता है कि भाई इस टाइम लर्निंग ज्यादा हुई है और इस समय लर्निंग कम हुई है, ठीक है। ये सारी बातें इससे हमें पता चलती है। स्टेजेस ऑफ लर्निंग कर्व्स दी किसने है, स्टेजेस ऑफ लर्निंग कर्व्स दी है हमारा हरमान एबेंगस, हरमान एबेंगस, ठीक है। इन्होंने दी है हमारी क्या, स्टेजेस ऑफ लर्निंग कर्व, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट, इसने 3 स्टेज इसमें बांटा है। फर्स्ट हमारा इनिशियल, सेकंड हमारा मिडल एंड लास्ट हमारा लास्ट स्टेज, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं हम इनके कर्व्स को, मतलब कि कितने तरीकों की रिप्रेजेंटेशन होती है, उन सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट की तरफ देखते हैं हम, कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न्स, ठीक है। भाई इक्वल रिटर्न्स कर्व, है ना, हर समय बराबर ही लर्निंग हो रही है ना। आपने शुरू किया तब भी उतनी लर्निंग, बाद में भी उतनी लर्निंग, हर वक्त एक बराबर रेट से जो लर्निंग हो रही है उसको हम बोलते हैं कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न्स, ठीक है। इसमें क्या है, लर्निंग क्या है हमारी सेम अमाउंट में होगी, ठीक है। लर्निंग क्या होगी हमारी सेम अमाउंट में होगी, हर समय एक ही जैसी लर्निंग। इसको हम आइडियल सिनेरियो भी बोलते हैं कि भाई ये आइडियल सिनेरियो है, ये बहुत ही कम देखा जाता है, मतलब ये पेपर पर ग्राफिकल पे तो पॉसिबल है लेकिन रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो इसे हम आइडियल सिनेरियो बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं पॉजिटिव एक्सीलरेशन को। तो अब चलते हैं हम पॉजिटिव एक्सीलरेशन की ओर। तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन जैसे आपको दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन और कॉनकेव कर्व, है ना, कॉनकेव कर्व। तो इसमें क्या होता है, बढ़ता हुआ ग्राफ, इसको ये क्या दिख रहा है आपको, नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ ग्राफ, मतलब कि बढ़ता हुआ ग्राफ दिख रहा है आपको, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्टार्ट स्लो होती है, देन स्लोली फास्टर, ठीक है। शुरुआत में धीरे होगा, लर्निंग हमारी धीरे होगी, फिर धीरे धीरे स्पीड पकड़ते हैं हम तो फास्ट होती चली जाती है, तो ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ जाता है, हमारी लर्निंग ज्यादा हो रही होती है फिर आगे, ठीक है। तो फिर हमारा उसके बाद आता है हमारा नेगेटिव एक्सीलरेशन और कॉन्वेक्स कर्व, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारा पहले क्या होती है, लर्निंग हमारी तेज होती है, ठीक है, हमारी पहले लर्निंग तेज होती है, इसमें ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है ग्राफ। तो इसमें क्या है, हमारी पहले लर्निंग तेज होती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारी लर्निंग कम होती चली जाती है ना। जैसे आप थक जाते हैं, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, आप थक गए, फटीग आ गया, आपको थकान हो गई, तो आपकी लर्निंग क्या होगी, लर्निंग का ग्राफ नीचे आता चला जाएगा, तो आपको चीजें कम समझ आएगी, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है क्या, एस शेप्ड लर्निंग। तो भाई एस शेप्ड लर्निंग में क्या है, अब उसे जानते हैं। एस शेप्ड लर्निंग में, और इसे मिक्स्ड लर्निंग भी बोला जाता है। भाई इसमें क्या होता है, कम ज्यादा हो रहा होता है लर्निंग, है ना, किसी स्टेप पे कम होगी, फिर ज्यादा होगी, फिर कम होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये एस शेप्ड बनती है, तो स्टार्ट में क्या चलता है, ये धीमे चलता है ना। स्टार्ट में धीमे होती है लर्निंग, धीरे धीरे लर्निंग हो रही होती है, उसके बाद एकदम से तेज होती है लर्निंग, फिर उसके बाद फिर से धीरे होने लग जाती है, ठीक है। ये बोलते हैं हम एस शेप्ड कर्व में, है ना, लर्निंग हमारी एस शेप्ड कर्व में ऐसी होती है। उसके बाद आता है हमारा प्लेट्यू एंड लर्निंग, है ना, यानी कि पठार। ये हमारा लर्निंग का पठार एक समय ऐसा आता है कि भाई हमारी लर्निंग रुक जाती है ना, जो मतलब कि जब हमें जैसे सिलेबस में कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है ना, मुश्किल एक बड़े लेवल के क्वेश्चंस आ जाते हैं, वहां पर कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, तो आपको समझ आना बंद हो जाता है। कई बच्चे बार, है ना, आपको बेसिक्स इतने अच्छे नहीं हो पाते, तो आपको समझ आना बंद हो जाता है, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है आ पाता, आपको चीजें समझ आनी बंद हो जाती है, तो वहां पर क्या हो जाता है, लर्निंग रुक जाती है एक लेवल पर, ठीक है। तो वहां पर क्या है, अ लॉन्ग फ्लैट एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच, ठीक है, एक लॉन्ग फ्लैट
मतलब कि फ्लैट यानी कि सीधा, है ना, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस। तो भाई एक समय ऐसा आएगा कि जब लर्निंग ऐसी हो जाएगी, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा भाई, ये ऐसे जा करके ऐसे हो रही होगी, है ना, ऐसे हो रही होगी। और तो यहाँ पर क्या है, लर्निंग रुक गई है, ठीक है, यहाँ पर लर्निंग रुक गई है, ये फ्लैट है एकदम, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। यहाँ पर क्या हुआ, लर्निंग रुक गई है। ये यहाँ पर क्या है, प्लेट्यू इन लर्निंग आ गई, मतलब कि पठार आ गई, इसने लर्निंग को रोक दिया, ना लर्निंग हो रही है, ना ऊपर बढ़ रही है, ना नीचे जा रही है, ठीक है। तो ये लर्निंग को रोक देता है, कोई प्रोग्रेस नहीं आती लर्निंग में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जैसा कि बोर्ड पर दिख रहा है, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर स्लो लर्निंग हो रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, स्लो लर्निंग हो रही है, फिर धीरे धीरे इंक्रीज करी, है ना, यहाँ पर फास्ट हो रही है, ठीक है। उसके बाद प्लेट्यू आ गया, यहाँ पर क्या हुआ, प्लेट्यू आ गया हमारा, ठीक है, यहाँ पर प्लेट्यू आ गया, यहाँ पर स्टेप एक्सेलरेशन, ठीक है, यहाँ पर स्टेप एक्सेलरेशन। तो ये था आपका प्लेट्यू इन लर्निंग। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारा क्या है, रीजन्स क्या क्या हो सकते हैं पठार के, है ना, लर्निंग में पठार के क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं। तो भाई रीजन्स क्या क्या हो सकते हैं प्लेट्यू ऑफ पठार, यानी कि लर्निंग रुक जाने के क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं, उनको एक बार डिस्कस करते हैं। पहला है हमारा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्क, जो मैंने आपको बताया, कार्य में जटिलता, है ना, मतलब कि आपका एक सिलेबस क्या है, मुश्किल हो गया है ना, टिपिकल हो गया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्वेश्चंस हैं, आगे के चैप्टर्स, मतलब कि आपका बेस इतना मजबूत नहीं है और आप आगे के टॉपिक कर रहे हैं, तो आपको क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी दिखेगी उसमें सिलेबस में, ठीक है। हमारी एनसीईआरटी बुक होती है बिल्कुल सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाती है ना, अगर हम सारी चीजें एक एक करके चलेंगे तो हमें कॉम्प्लेक्सिटी महसूस नहीं होगी, लेकिन अगर आप कुछ टॉपिक को छोड़कर ऊपर के टॉपिक उठाते हैं तो आपको कार्य में जटिलता दिखेगी, है ना, तो आपको मुश्किल होगी लर्निंग में, ठीक है, आपकी लर्निंग नहीं हो पाएगी। अब सेकंड पॉइंट को देखते हैं हम। सेकंड पॉइंट क्या है, लिमिट ऑफ नॉलेज। भाई लिमिट क्या है आपकी नॉलेज की, है ना, आपकी नॉलेज क्या लिमिटेड है, ठीक है। भाई आपको सपोज करो इतनी नॉलेज चाहिए, है ना, इस टॉपिक को समझने के लिए, और आपकी नॉलेज क्या है, लिमिटेड है, इतनी सी नॉलेज है आपको उसके बारे में, ठीक है। भाई आपको सपोज करो आपको क्या पढ़ना है, नंबर सिस्टम पढ़ना है, ठीक है, और आपको यही नहीं पता कि प्राइम नंबर क्या है हमारे, और नंबर इवन नंबर पता है ना, प्राइम नंबर नहीं पता, कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं पता, मतलब कि कुछ चीजें पता है लेकिन कुछ चीजें नहीं पता। तो जब आपकी नॉलेज ही लिमिटेड हो गई तो आप पूरा टॉपिक को कैसे समझ पाएंगे, है ना, तो वहां पर भी लर्निंग आपकी रुक जाती है। उसके बाद आता है हमारा मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी। तो मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी वो स्टेट होती है हमारी जब बच्चा खुद से ही नहीं चाहता, वो चाहता ही नहीं पढ़ना, वो कुछ करना ही नहीं चाहता अपनी जिंदगी में, ठीक है, वो होती है हमारी क्या, मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी। बस इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट आता है फैटिक, है ना, यानी कि थकान, फैटिक, लैक ऑफ इंटरेस्ट, इन्वायरमेंट में कमी, ठीक है। भाई फैटिक, थकान की वजह से लर्निंग स्टॉप हो सकती है, ठीक है। एक व्यक्ति बीमार है तो अब भी उसकी लर्निंग स्टॉप हो सकती है। भाई बीमारी में दिमाग आपका इतना अच्छा काम नहीं कर पाता, है ना, थकान होती है ना, उसमें भी थकान हो रही होती है, तो आपकी लर्निंग एक तरीके से रुक जाती है, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं भाई इन्वायरमेंट भी आपका बहुत बड़ा मतलब मेजर रोल प्ले करता है। इन्वायरमेंट से अगर आपकी सराउंडिंग्स, आपके नेबरहुड्स, ये सब कुछ इन्वायरमेंट में आता है, अगर वो अच्छे हैं, आपको एक अच्छी दिशा दे रहे हैं, तो क्या है, वो आपके लिए हेल्पफुल है और आपकी लर्निंग में काफी हेल्प करता है, ठीक है। आपको सेल्फ मोटिवेटर रखने का एक तरीका भी होता है वो। उसके बाद हमारा क्या है, फॉल्स मेथड। भाई आप जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं क्या वो तरीका गलत है, या बच्चा खुद जिस तरीके से पढ़ रहा है क्या वो तरीका गलत है ना, या फिर टीचर्स जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं क्या वो गलत तरीका है ना, क्या वो मुश्किल तरीके से पढ़ा रहे हैं, है ना, आसान तरीके से नहीं पढ़ा रहे, मुश्किल तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो फॉल्स मेथड भी इसका एक रीजन हो जाता है कि भाई लर्निंग जहां पर रुक जाती है हमारी, ठीक है। और लास्ट हमारा क्या है, मैच्योरिटी में कमी, मतलब ये परिपक्वता में कमी, है ना, बच्चा मैच्योर नहीं हुआ है ना, तो उसकी मैच्योरिटी में कमी है, इसलिए लर्निंग रुक गई है उसकी, है ना, एक समय पर। तो इन सारी चीजों का सॉल्यूशन क्या निकलता है, हमारा सॉल्यूशन क्या निकलता है इन सारी चीजों का जो हमने अभी तक पढ़ा। तो इससे हमें सीखने को मिलता है कि भाई हमें बच्चों को क्या करना चाहिए, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना चाहिए। क्या करना चाहिए, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना चाहिए।
कंड्यूसिव एनवायरनमेंट यानी कि बेस्ट एनवायरनमेंट, यानी कि बेस्ट एनवायरनमेंट। तो भाई कंडीशिव एनवायरनमेंट क्या होता है हमारा? भाई ऐसा वातावरण जहां पर बच्चा खुद से करके ज्यादा सीख रहा है ना, खुद पार्टिसिपेट ज्यादा कर रहा है, हर चीज में पार्टिसिपेट कर रहा है, क्लास में भी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है ना, क्वेश्चंस कर रहा है, हर चीज सीखने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि जहां बच्चा खुद एक्टिवली मौजूद होता है वो होता है हमारा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है लर्निंग एंड लर्निंग कर्व्स। हमने बहुत बेहतरीन तरीके से एक टॉपिक को फिनिश किया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।